हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए ट्रेड अकाउंटिंग यानी निगमी लेखांकन के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इस पे वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जिसका एक अलग से प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है। आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी, हेल्पफुल होगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंश आवेदन खाता डैश है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज ए डैश। नॉमिनल, रियल, पर्सनल, नन ऑफ दीज। तो जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, तो वहां पर शेयर और डिबेंचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो शेयर अकाउंट होगा किस तरह का अकाउंट, क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग के रूल में कि अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, पर्सनल होते हैं, नॉमिनल होते हैं और रियल अकाउंट होते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की, क्योंकि जितने भी एंट्रीज करते हैं हम आगे आप कितने भी तरह की अकाउंटिंग पढ़िएगा, तो ये बेसिक जो 3 आपके अकाउंट्स होते हैं वो चेंज नहीं होते। जितने भी तरह के आप एंट्रीज करते हैं उसी के ही अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है वो किस तरह का खाता होगा, किस तरह का अकाउंट होगा, वो हो जाएगा व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक अंशों को इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूतियों में परिवर्तित करना डैश कहलाता है। Conversion of physical shares into electronic securities is called dash. Dematerialization, price rigging, rematerialization, none of these. तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो भौतिक रूप से यानी कि फिजिकली शेयर्स आपके पास होते हैं, जैसे कि किसी ने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं तो वहां पर उसको शेयर के लिए सर्टिफिकेट मिलता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है, अंश मिलते हैं। तो उनका भौतिक रूप से ना लेकर के अगर हम उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेंज करवा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है। जैसे कि आज के टाइम में आप देख रहे होंगे सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। जितनी भी चीजें हम पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं, हमारे पास प्लास्टिक मनी है, हम उसका यूज करते हैं, कैश में बहुत कम ही चीजें रहती हैं। तो आज के टाइम में जो हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं या जो भी हमारे पास प्रमाण पत्र है या जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब भी हम ऑनलाइन ही रख रहे हैं। तो ये भी क्या होता है, जो भौतिक अंशों को इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूतियों में या इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज में चेंज करवाना, तो इसमें भी यही चीज रहती है कि जो अंश होते हैं जब उनको हम भौतिक रूप में अपने पास ना रख करके जो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिसे डिपॉजिटरी कंपनीज बोलते हैं, जो कि इस तरह की प्रतिभूतियों को जमा करती हैं, उनके पास ले जाते हैं और वो इसको इलेक्ट्रॉनिक उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। जिस तरह से समझ लीजिए कि जैसे कि आप अकाउंट में अपने पैसे जमा करते हैं बैंक में और उसके लिए पासबुक पे एंट्री हो जाती है। अगर आपको किसी को भी देना है तो आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं उसको, या साथ ही चेक के माध्यम से और भी किसी माध्यम से आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे के अकाउंट में। ठीक ऐसे ही इसमें भी रहता है कि हम जो डिपॉजिटरी कंपनीज होती हैं उनके पास अपने जो भी शेयर्स लिए हैं, डिबेंचर्स लिए हैं, उनके पास ले जाते हैं और वो इसे इलेक्ट्रॉनिकली चेंज कर देते हैं और उसके बाद हमारे पास इसकी एक स्टेटमेंट या एक विवरणी कहिए वो दे देते हैं। यही कहलाता है अभौतिकीकरण या फिर डीमटेरियलाइजेशन। इसमें रहता है कि अपने पास हम जैसे कैश में नोट रखते हैं, नोट ना रख करके हम क्या रख सकते हैं, बैंक में जमा करके एक अपने पास उसकी जो पासबुक है उसमें एंट्री करवा सकते हैं, या फिर जो प्लास्टिक मनी होती है इसके माध्यम से, या जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, ऑनलाइन ट्रांसफर करवा रहे हैं वो सब। ठीक उस तरह वैसा ही इसमें शेयर्स में भी रहेगा। ये कराना कोई कंपलसरी नहीं होता है, सिर्फ एक सुविधा की दृष्टि से, एक अपनी फैसिलिटी के लिए, अपने आसानी के लिए ये काम किया जा सकता है। क्योंकि जैसे जैसे हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो चीजें भी डिजिटल हो रही हैं, तो ये क्या हो जाता है, इसे कहा जाता है डीमटेरियलाइजेशन। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्र जारी करने पर छूट का स्वरूप किस प्रकार का होता है। द फॉर्म ऑफ ए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज इन द नेचर ऑफ डैश। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, नन ऑफ द अबव। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जब डिबेंचर्स होते हैं, जब उनको जारी किया जाता है, इशू किया जाता है, तो अगर डिस्काउंट पे किया जा रहा है तो वो किस स्वरूप का होता है, या अगर डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो एक हानि हो रही है तो वो किस तरह की होती है। अस्थगित राजस्व व्यय हो जाएगा, या फिर पूंजीगत हानि होती है, राजस्व हानि होती है, फिर उसमें से कोई नहीं। तो ये किस तरह की हानि होती है, क्योंकि कैपिटल है आपकी, जो डिबेंचर्स होते हैं जो कलेक्ट किया जाता है तो पूंजी ही होती है एक तरह से कंपनी के लिए, वो हो जाता है आपका कैपिटल लॉस। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्र जारी करने पर हानि को माना जाता है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज ट्रीटेड एज
मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इंटैंगिबल एसेट, करंट लायबिलिटी। आपको ये तो पता चल गया कि हानि है, कैपिटल लॉस है, लेकिन उसे हम कहाँ पर दिखाते हैं? जो बैलेंस शीट हम बना रहे होते हैं उसमें उसे हम कहाँ पर दिखाते हैं, या फिर जो आपकी कहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में है कहाँ पर दिखाया जाता है? वो दिखाया जाता है आपकी बैलेंस शीट में। जो आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं उसमें कहाँ पर दिखाया जाएगा? जो कि बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक एसेट दूसरा लायबिलिटी। जो एसेट साइड होता है उसमें आप फिक्स एसेट पढ़ती हैं, आपकी इंटैंगिबल है या करंट एसेट्स पढ़ती हैं, उसके बाद आपके पढ़ते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स डाले जाते हैं, उसी में ही इसको दिखाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधिकार अंशधारी कंपनी के डैश होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर डैश ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स, ओनर्स, कस्टमर्स, बोरोवर्स। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो स्वाधिकार अंशधारी हैं वो कंपनी के क्या होते हैं? तो स्वाधिकार अंशधारी कंपनी के ओनर्स होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, लेनदार होते हैं, और ये जो होंगे अंशधारी वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएसओपी का अर्थ है। एएसओपी स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयज शेयर ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्रोसेस, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉयज शेयर्स ओनर प्लान। तो ईएसओपी क्या है आपको बताना है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो ईएसओपी होगा इसकी फुल फॉर्म हो जाती है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो होता क्या है, इस कर्मचारी स्कंद विकल्प योजना से कहा जाएगा। इसमें क्या रहता है कि जो कंपनी होती है, जो उसके कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनको एक ऑप्शन देती है कि वो चाहे तो अपनी कंपनी जो है, जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, उसके अंशों को, उसके शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। भविष्य में जो भी पूर्व निर्धारित मूल्य होंगे उन पर अंश खरीदने का एक विकल्प देती है। ये पूर्णतः वॉलंटरी है, उनकी इच्छा पर है, वो चाहें तो खरीद सकते हैं, ना चाहें तो ना खरीदें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार अंश वे अंश हैं जो जारी किए जाते हैं। राइट शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर इश्यूड टू डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, नन ऑफ दिस। यानी कि जो अधिकार अंश होते हैं वो किस व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं या किस तरह से जारी किए जाते हैं? जो संचालक या निर्देशक होते हैं, या फिर जो प्रवर्तक होते हैं, या जो पहले से ही मौजूदा अंशधारी होते हैं उनको, या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो जो अधिकार अंश है, तो पहले नाम से क्लियर हो रहा है, राइट शेयर्स, यानी कि किसी का इस पर पहले से तो अधिकार होगा, तभी इनका नाम अधिकार अंश पड़ा। किसका अधिकार होता है पहले से? वो हो जाते हैं जो पहले से ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जो उस कंपनी में ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं। जब भी अधिकार अंश को जारी किया जाएगा तो पहले उनको दिए जाते हैं। अगर वो नहीं लेते हैं या लेने से मना कर देते हैं तब हम दूसरे व्यक्तियों को जारी कर सकते हैं, लेकिन पहले उनका अधिकार जो होता है पहले से ही जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनका होता है। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों के पुनः जारी करने पर लाभ डैश में स्थानांतरित किया जाता है। द प्रॉफिट ऑन रेशियो ऑफ शेयर्स इज ट्रांसफर टू डैश, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो अंश होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा अंश होते हैं उस पर कॉल्स होती हैं। अगर किसी को कोई कॉल नहीं दे पा रहा है या पूरी नहीं कर पा रहा है जो शेयर होल्डर है वो, तो कंपनी अपने अंशों को फॉरफीचर भी कर सकती है, अंशों का हरण कर सकती है, अंशों को जब्त कर सकती है। उसके बाद जब्त कर लेने के बाद दोबारा से उन अंशों को रीइशू कर दिया जाता है, उन अंशों को दोबारा से पुनर्जारी किया जाता है। तो जब हम उसको दोबारा से जारी कर रहे हैं, दोबारा से रीइशू कर रहे हैं, उसके बाद उससे जो हमें प्रॉफिट अगर हो रहा है, उस प्रॉफिट को हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, अपने किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या किस रिजर्व में वो जाता है? तो यहाँ पर वो किस में जाएगा? वो जाता है कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि जो शेयर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होते हैं, कैपिटल में जाते हैं, इस वजह से उसको हम कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर भी करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अंशों को जब्त कर लिया जाता है तो अंश पूंजी खाते में डैश भुगतान किया जाता है। When shares are forfeited, share capital account is debited by dash paid up, amount of shares, called up amount of shares, face value of shares, uncalled capital। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब शेयर्स को, जो अंश होते हैं, उनको हरण कर लिया जाता है, उनको फॉरफीचर कर लिया जाता है, तो वहां पर जब हम एंट्री कर रहे होते हैं, जो शेयर कैपिटल अकाउंट होगा वो कितने अमाउंट से या किस अमाउंट से डेबिट किया जाता है? अंशों की जो राशि होगी उससे, अंशों पर मांगी गई राशि से, अंशों का जो अंकित मूल्य होगा उससे, या फिर ना मांगी गई पूंजी से।
यहाँ पर आपको एंट्रीज याद होनी जरूरी होती हैं। अगर एंट्रीज आपको अच्छे से याद हैं सारी, तो आप आसानी से जान पाएंगे कि कहाँ पर हम किसको या किस अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि जब भी जर्नल बना रहे होते हैं, वहां पर जो जर्नल्स के बेसिक रूल होते हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टोटल तो दोनों साइड का इक्वल आ जाता है, लेकिन गड़बड़ कहाँ पर हो जाती है कि कितना अमाउंट आपने ट्रांसफर किया है, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अमाउंट से करते हैं, वो हो जाता है जितनी भी राशि अंशों पर मांगी जाती है, उस अमाउंट से ही हम उसको डेबिट करते हैं। कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रदान करने या बौद्धिक संपदा अधिकार उपलब्ध कराने के लिए समता अंश जारी करने को कहा जाता है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज नोन एज। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इशू ऑफ स्वेट शेयर्स, इशू ऑफ राइट शेयर्स, इशू ऑफ कन्वर्टेबल शेयर्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन दे दिया है। इसमें कह रहा है कि जो बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, उसका राइट किस तरह से लिया जाएगा या किस तरह से उस पर जो भी नियम होते हैं या जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं कैसे किए जाएंगे। वो व्यक्ति जो ये काम कर रहा होता है, उसको अगर हम शेयर्स के रूप में भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, उसका रेम्युनरेशन शेयर्स के रूप में दे रहे हैं, तो उस तरह के शेयर्स को क्या कहा जाता है? तो वो हो जाते हैं स्वेट शेयर्स या फिर स्वेट अंश। तो आपने पढ़ा होगा स्वेट अंश जो जारी किए जाते हैं, किसको किए जाते हैं? जो प्रमोटर्स होते हैं, उनको कभी कभी रेम्युनरेशन के बदले में दिया जा सकता है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है दिला रहा है उसको दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्त किए गए अंशों का शेष है। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। यानी कि जो फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं जिनका हरण कर लिया गया है, उनका अगर बैलेंस कुछ बच रहा है, तो वो अमाउंट किसमें ट्रांसफर किया जाता है, या उसका जो बैलेंस होता है वो कहाँ पर ट्रांसफर हम करते हैं? तो ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में, पूंजी संचय में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराकरण के लिए अंशधारकों द्वारा कंपनी को अंशों की स्वैच्छिक वापसी को कहा जाता है। वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ शेयर्स बाय शेयर होल्डर्स टू द कंपनी फॉर कैंसिलेशन इज कॉल्ड। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर स्वेच्छा से अपने आप वॉलेंट्री कोई शेयर होल्डर है या कोई अंशधारक है अपने अंशों को, अपने शेयर्स को कंपनी को वापस कर रहा है कैंसिल करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? एक तो उसका हरण कर लिया जाता है कि जो अगर वो अपने जो भी कॉस्ट थी या जो भी मांगी गई राशि थी वो नहीं चुका पाया, तो अंशों का हरण कर लिया जाता है। लेकिन कभी कभी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो स्वेच्छा से वॉलेंट्री अपने जो शेयर्स होते हैं कंपनी को समर्पण कर सकते हैं या वापस कर सकते हैं उनको कैंसिलेशन के लिए। वो क्या कहलाता है? ट्रांसफर ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, सरेंडर ऑफ शेयर्स, बाईबैक ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर वो कहलाता है हस्तांतरण में तो हो जाता है जब एक अंशधारी दूसरे व्यक्ति को अपने अंशों को ट्रांसफर कर देता है। अंशों के हरण में कंपनी स्वयं अपने अंशों को जो वापस ले लेती है। पुनः खरीद में रहता है कि कंपनी मार्केट से अपने अंशों को वापस खरीद रही है, तो वो बाईबैक ऑफ शेयर्स हो जाता है। तो ये हो जाएगा अंशों का आत्मसमर्पण, सरेंडर करना अपने शेयर्स को। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक डैश अंशों का एक समेकन है। स्टॉक इज ए कंसोलिडेशन ऑफ डैश शेयर्स, पार्टली पेड शेयर्स, फुली पेड शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, स्वेट शेयर्स। क्वेश्चन में कह रहा है जो स्टॉक होता है, आपने स्टॉक के बारे में पढ़ा होगा, जो अंशों की डिफिनेशन दी जाती है वहाँ पर शेयर्स में स्टॉक को भी शामिल किया जाता है। तो किस तरह के शेयर्स होते हैं जिसको हम स्टॉक में परिवर्तित करवा सकते हैं? तो पूर्वदत्त शेयर्स जो होते हैं, जो फुली पेड अप शेयर्स होते हैं, उनको भी हम स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पार्टली पेड है तो उनको हम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे या कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे स्टॉक में। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फुली पेड अप शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अधिकार अंशधारक डैश के निश्चित दर के अधिकारी हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू ए फिक्स्ड रेट ऑफ डैश, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कूपन, कैपिटल। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पदाधिकार अंशधारक होते हैं, एक तो आपके समता अंशधारी होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाते हैं, दूसरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। तो डिफरेंस इतना होता है कि जब भी लाभांश बांटने की बात आती है, डिविडेंड दिया जा रहा होता है, क्योंकि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, इसलिए पहले उनको डिविडेंड दिया जाता है और उनकी एक निश्चित दर होती है, एक उनका पहले से ही फिक्स्ड रेट होता है। आपने पढ़ा होगा प्रेफरेंस शेयर के बारे में। तो साथ में एक जो अमाउंट, जिस अमाउंट से उनको मिलना है, जिस परसेंट पे उनको डिविडेंड मिलना है, वो परसेंटेज पहले ही क्वेश्चन में आपके दे रखी होती है साथ में।
तो यहाँ पर वो किस चीज को पाने के अधिकारी होते हैं? एक निश्चित दर से अपना लाभांश पाने की। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और साथ ही जब भी कंपनी का समापन हो रहा होता है तो भी सारे जितने भी क्रेडिट्स होते हैं सबको चुकाने के बाद जो कंपनी के पास बचता है धनराशि अमाउंट, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनकी पूंजी को लौटाया जाता है, उसके बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी। ये डिफरेंस हो जाता है परिकार धारकों और समता धारकों में। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश के अंकित मूल्य से अधिक प्राप्त राशि को स्थानांतरित किया जाता है। The amount received in excess of face value of shares is transferred to share capital account, share redemption account, share premium account, share call account। क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना अंश का एक अंकित मूल्य है, अंश की जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा अगर राशि प्राप्त हुई जा रही है तो उसे हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं। अक्सर जो आपने जिसके न्यूमेरिकल जब लगाए होंगे तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जितना राशि उससे ज्यादा अमाउंट रिसीव हो जाता है तो उस अमाउंट को हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? अंश पूंजी खाते में, अंश मोचन खाते में, अंश प्रीमियम खाते में, अंश याचना खाते में। तो उसे कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? शेयर प्रीमियम अकाउंट में। अगर 10 रुपए का शेयर आपको 12 रुपए का मिल रहा है, यानी कि आप 10 रुपए का शेयर, कोई कंपनी है किसी शेयर होल्डर को 12 रुपए में दे रही है तो 2 रुपए क्या हो जाते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम के होते हैं। अगर 9 रुपए में देगी तो 1 रुपए क्या हो जाएगा? 10 का शेयर 9 रुपए में दिया, 1 रुपए डिस्काउंट है क्योंकि शेयर होल्डर्स को कम में मिला ना, 10 का शेयर 9 रुपए का मिला, लेकिन 10 का शेयर 12 रुपए का मिला तो वो हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। किसी और तरह की वीडियोस चाहिए होंगी तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।